अवनी ने जैसे ही सबको मेंशन छोड़ने का हुक्म दिया, विवान का गुस्सा फट पड़ा। उसने नफरत और जुनून में अवनी का गला दबोच लिया, लेकिन अवनी ने उसे झटक कर एक करारा तमाचा जड़ दिया। वो वापस सोफे पर बड़े रौब से बैठ गई। अवनी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना मिस्टर विवान। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ और मार्शल आर्ट्स की मैं एक्सपर्ट हूँ। अपनी ये मर्दानगी कहीं और दिखाना। अब चुपचाप अपनी हार मानो और यहाँ से दफा हो। ये सब देखकर राजेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? कम से कम लहजा तो ठीक रखो। अवनी उनकी तरफ घूमी और कहा, आप मेरे पिता की बड़ी बहन हैं, सिर्फ इसलिए आपका सम्मान कर रही हूं। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखिए, वरना मुझे जुबान खोलनी पड़ेगी। विवान अब भी सुन्न खड़ा था। अवनी के तमाचे से ज्यादा उसे उस खुशबू ने बेचैन कर रखा था। अवनी के जिस्म से आने वाली वो सौंधी सी महक उसके अंतर्मन को झकझोर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बदतमीज और घमंडी लड़की को देखकर उसे अपनी अवनी का एहसास क्यों हो रहा है। अवनी ने फिर से टोकते हुए पूछा, पॉइंट पर आते हैं। आप लोग यहां से कब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं? कृष्णा ने बात संभालने की कोशिश की। तान्या, अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स बीच में हैं। हम अचानक ये सब आपके भरोसे कैसे छोड़ दें? अवनी खिलखिलाकर हंसी। अगर तमीज से पूछोगे तो जवाब भी मिलेगा। मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और क्या आप दुनिया की मशहूर MM कंपनी के बारे में जानते हैं? कृष्णा ने बेरुखी से कहा, हाँ सुना है। वो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है, पर उसका यहाँ क्या जिक्र? अवनी ने बड़े गर्व से कहा, उस कंपनी की CEO हूं मैं। उस कंपनी की CEO? हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में ये लड़की एक इंटरनेशनल कंपनी चला रही है। कृष्णा ने शक जताते हुए कहा, मैडम, उस कंपनी के MD ने आज तक दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया। लंबी लंबी फेंकना बंद कीजिए। अवनी ने अपना मोबाइल निकाला और MM कंपनी का आउटलुक और MD के केबिन में लगी अपनी एक विशाल तस्वीर दिखाई। सब दंग रह गए। उसी वक्त पुष्कर मेंशन में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सब जमा हैं और एक हाई प्रोफाइल लड़की विवान के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी है। उसने फुसफुसाकर कृष्णा से पूछा, कौन है ये? कौन है ये? कृष्णा ने धीरे से कहा, ये हमारी नई मालकिन है। इंटरनेशनल लेवल की MM कंपनी की MD हैं। सारे सबूत इनके पास हैं और मामा ने सब इनके नाम कर दिया है। पुष्कर ने विवान को देखा, जो अपनी ही दुनिया में खोया था। उसे होश नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। वो तो बस उस खुशबू के साए में अपनी अवनी को ढूंढ रहा था। कृष्णा ने अवनी से पूछा, जब आपकी इतनी बड़ी कंपनी है तो आप इस छोटी कंपनी को क्यों हड़पना चाहती हैं? अवनी ने कड़े स्वर में कहा, क्योंकि ये मेरे पिता की विरासत है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। कृष्णा, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना PA बनने का ऑफर देती हूँ। कृष्णा उछल पड़ा, क्या? मैं एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी का MD हूँ और आप मुझे अपना PA बनाएंगी? देखिए, ये पुष्कर भाई हैं। ये पहले विवान के PA थे। इनके पास इस काम का पूरा एक्सपीरियंस है। आप इन्हें अपना PA बना लीजिए। पुष्कर ने बेचैनी से दीवार की तरफ देखा, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। आखिर में राजेश्वरी ने हिम्मत जुटाई और कहा, तान्या, अगर तुम्हें कंपनी ही चाहिए तो ले लो। मेरे बेटे काबिल हैं, वे ऐसी 10 कंपनियां खड़ी कर लेंगे। उन्होंने विवान और कृष्णा का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, चलो बच्चों, यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं। मेरा अपना भाई अपनी दोस्त की बेटी के सामने जुबान नहीं खोल पा रहा तो हम कौन होते हैं? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो अपने कमरे की तरफ रोते हुए चली गई। रंजीत बेबस खड़े अवनी को देख रहे थे। तभी अवनी के फोन पर एक कॉल आई। नाम देखते ही वो तेजी से उठकर गार्डन की तरफ चली गई।
उसने इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं। उसने कॉल उठाया और झुंझलाकर बोली, मैंने कहा था ना मैं काम से बाहर हूं, फिर क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज आई, सॉरी मैडम, पर एक बहुत जरूरी बात थी। अवनी ने गुस्से में कहा, जो भी हो शाम को बात करना, पहले मुझे इन कचरों के डिब्बों को बाहर फेंकने दो, तभी मुझे चैन मिलेगा। उस शख्स ने ठंडी सांस ली और कहा, तान्या, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। पुरानी बातें भूल जाओ, बदला लेने के चक्कर में फिर से वहीं मत फंस जाना। मैंने कई बार समझाया है तुम्हें। अवनी चिल्लाई, शट अप! इस जगह पर मेरी कितनी बेइज्जती हुई है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस दरिंदे ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। जब तक मैं अपना रिवेंज पूरा नहीं कर लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगे, कैसे विवान ने उसे प्रताड़ित किया था, कैसे उसके पैर में कांच चुभने पर वो हंसता था, कैसे उसने जलती हुई कॉफी उसके जख्म पर उड़ेल दी थी और कैसे उसने उसे सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने को मजबूर किया था। और सबसे बड़ा घाव, सबके सामने उसे वैश्या कहा। तभी फोन पर मौजूद शख्स ने फिर से कहा, अवनी भड़क गई, पागल हो क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो। उसने मासूमियत से पूछा, देखा, तुम्हें उस नाम से भी नफरत है क्योंकि तुम अब भी उसे याद करती हो। अवनी का स्वर थोड़ा धीमा पड़ा, ऐसी बात नहीं है। आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सपोर्ट ने मुझे यहां पहुंचाया है। पर वो नाम मुझे पुराना जख्म याद दिलाता है। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा सेंटी मत हो। मैं तुम्हें बस मिस कर रहा हूँ। वो साथ में खाना, वो लड़ाई झगड़े, मैं। अवनी ने उसे टोकते हुए कंपनी की कुछ बातें की और फोन काट दिया। जैसे ही वो मुड़ी उसने देखा कि कुछ औरतें गार्डन में काम कर रही हैं। उसे याद आया कि एक वक्त था जब वो खुद भी यहीं पौधों को पानी देती थी और पागलों की तरह उनसे बातें करती थी। वो एक फूल के पौधे के पास गई और धीरे से बोली, आज मैं तुम्हारी तरह खिली हुई हूँ। बहुत सुकून है मन में। अब मैं इस घर में महारानी बनकर रहूंगी और उस राक्षस को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। उसने मेरे चरित्र पर शक किया था ना, अब उसे पल पल मरना होगा। वो नफरत से मुस्कुराई। अवनी ये नहीं जानती थी कि विवान भले ही दुनिया के लिए राक्षस था, पर वो उससे पागलों की तरह प्यार करता था। जिसे वो नफरत समझती थी वो विवान का अपनी अवनी के लिए प्यार जताने का एक अजीब और अनकहा तरीका था। अवनी जब मुड़ी तो देखा कि वहां काम करने वाली औरतें आपस में कुछ बातें कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। मेंशन में पहुंचते ही अवनी के फोन पर एक कॉल आया। वो गार्डन में जाकर बात करने लगी और पौधों को देखते हुए मन ही मन उनसे अपनी जीत की बातें करने लगी। तभी पास ही काम कर रही दो काम वाली औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। एक औरत बोली, अरे देख, ये लड़की तो बिल्कुल किसी संगमरमर की मूरत जैसी है। दूसरी ने हामी भरी, हाँ, गोरी तो है ही, पर नैन नक्श भी बहुत प्यारे हैं। हमारे विवान साहब के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। ये सुनते ही अवनी का पारा चढ़ गया। वो उन औरतों के पास पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे दोनों के गाल पर एक एक तमाचा जड़ दिया। वे औरतें हक्का बक्का रह गईं। अवनी उन पर चिल्लाई, तुम खुद औरतें होकर ऐसी बातें कर रही हो? किसने कहा कि सिर्फ गोरा होना ही खूबसूरती है? क्या सांवली लड़कियां खूबसूरत नहीं होती? औरत हर रंग और हर रूप में सुंदर होती है, समझी तुम? इतना कहकर वो गुस्से में अंदर चली गई। वे दोनों सिर हिलाने लगीं, पर मन ही मन बुदबुदाई, हमने तो बस तारीफ ही की थी, पर ये तो बड़ी बदतमीज और घमंडी निकली। हमें क्या अपनी बला से, हमें तो बस अपना काम करना है। अंदर पहुंचते ही कृष्णा ने अवनी को टोकते हुए कहा, मैडम, आपकी कंपनी वाली बात हमें मंजूर है। आप एमडी बनिए, कंपनी संभालिए, जो चाहे कीजिए, लेकिन इस घर पर मेरी माँ का भी बराबर का हक है। पेपर्स में माँ ने सिर्फ कंपनी के शेयर्स में अपना हक छोड़ा है, इस घर से नहीं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अवनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा,
अभी तो आपकी माँ बड़े फक्र से कह रही थी कि मेरे बेटे ऐसी 10 कंपनियां खड़ी कर लेंगे। चलो यहाँ से। और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको बाहर जाकर नई शुरुआत करने से डर लग रहा है तो साफ कहिए ना, मैं अपनी कंपनी में आप लोगों को कोई छोटी मोटी नौकरी दे दूंगी। अवनी जानबूझकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। अब तक खामोश खड़े रंजीत भी ये सुनकर भड़क गए। तान्या बेटा, ये सब क्या है? क्या है? क्या ये तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? तुम बचपन से बिना किसी परिवार के अकेले पली बड़ी हो। अब जब तुम्हें अपना परिवार मिला है तो तुम उन्हें घर से निकाल रही हो। ये घर समंदर जैसा बड़ा है। अगर ये यहाँ रह भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अवनी सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गई और रूखे स्वर में बोली, मैंने आपसे क्या कहकर यहाँ आने को कहा था? वहां तो आप हाँ हाँ कर रहे थे और यहाँ अपनों को देखते ही पलटी मार गए। अब फैसला आपको करना है। आपको ये लोग चाहिए या अपनी दोस्त की ये बेटी, जिसे आप दुनिया के सामने अपनी बेटी कहते फिरते हैं? वहां बहस बढ़ती जा रही थी, लेकिन विवान किसी पत्थर की मूरत की तरह स्थिर खड़ा था। पुष्कर का पूरा ध्यान विवान पर था। वो सोच रहा था, ये लड़की इतनी बातें सुना रही है पर विवान चुप क्यों है? ये तो वो विवान नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। ये इस लड़की को बिना पलक झपकाए देख क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। विवान अवनी को एक टक देख रहा था। उसके अंतर्मन से आवाज आ रही थी कि इस लड़की के साथ उसका कोई गहरा और पुराना नाता है। वो चाहकर भी अपनी नजरें अवनी से हटा नहीं पा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि इस अजनबी लड़की के पास उसकी कोई बहुत कीमती चीज है जिसकी उसे तलाश है। तभी रंजीत ने अवनी से कहा, बेटा मेरी बात सुनो। तुम्हारी हर बात ठीक है, पर इनके रहने से तुम्हें क्या दिक्कत है? चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और वे उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। राजेश्वरी अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि उन्होंने विवान और कृष्णा को वहीं खड़ा देखा। वे वापस आई और बोली, जब उस लड़की ने साफ कह दिया है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। फिर उन्होंने विवान की हालत देखी और कृष्णा से पूछा, कृष्णा, इसे क्या हुआ? जो हमेशा रुद्र तांडव करता था, आज वो किसी मूर्त की तरह चुप क्यों खड़ा है? क्या इसे किसी साये ने पकड़ लिया है? कृष्णा ने तंज कसते हुए कहा, साया नहीं माँ, आपके प्यारे भाई के दोस्त की बेटी ने इसे थप्पड़ मारा है। पर मानना पड़ेगा, लड़की में दम है। जिस शेर के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, उसे एक पल में हिलाकर रख दिया। विवान अब भी खामोश था और रंजीत के कमरे के दरवाजे को घूर रहा था। पुष्कर ने मजाक उड़ाया, सही कह रहे हो कृष्णा, इसकी तो हवा निकल गई है। अचानक विवान मुड़ा और उसने एक जोरदार तमाचा पुष्कर को जड़ा और दूसरा कृष्णा को। उसने भारी आवाज में कहा, अब अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो अंजाम बुरा होगा। विवान फिर से उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। पिछले 3 सालों में उसने अवनी को हर जगह ढूंढा था। वो उस गांव भी गया था जहां अवनी और रंजीत रुके थे, पर वहां सबने उसे पहचानने से मना कर दिया था। उसने सीबीआई से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स तक को अवनी की फोटो दी थी, पर उसका कहीं पता नहीं चला। एक गैंगस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था, साहब शायद वो लड़की मर चुकी है, वरना हम अब तक ढूंढ लेते। उस दिन विवान ने उस शख्स का हाथ तोड़ दिया था और चिल्लाया था, दोबारा ऐसी बात मत करना। अवनी के जाने का गम उसने दिल में छुपा रखा था, पर आज इस तान्या ने उसे हिला दिया था। चेहरा बदल गया था, रंग बदल गया था, लेकिन वो खुशबू विवान कभी नहीं भूल सकता था। उसे यकीन होने लगा था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी अवनी है। तभी कृष्णा ने फिर से हिम्मत जुटाई और पूछा, भाई ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? पवित्रा ने कृष्णा के कान में फुसफुसा कर कहा, तान्या बहुत गोरी और सुंदर है ना, मुझे लगता है भाई साहब इम्प्रेस हो गए। कृष्णा चिढ़ गया, पॉसिबल ही नहीं है पवित्रा, मेरा भाई किसी को देखकर इम्प्रेस नहीं होता, वो जैसा भी हो, पर औरतों के मामले में उसका उसूल पक्का है। पवित्रा ने मजाक में कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। उसी वक्त राजेश्वरी के फोन पर आशिका का कॉल आया।
राजेश्वरी ने फोन उठाया। हाँ आशिका, अस्पताल पहुंच गई? गुड़िया कैसी है? आशिका अपनी 9 महीने की बेटी के साथ खेलते हुए बोली, हाँ माँ, इसे लेकर ही निकल रही हूँ। इन 3 सालों में आशिका और विघ्नेश की एक प्यारी सी बेटी हुई थी। राजेश्वरी ने चिंता जताई। मैंने कितनी बार कहा है कि दूध पीती बच्ची को लेकर अस्पताल मत जाया कर। तुम लोग मेरी बात कब मानोगे? आशिका ने समझाया। माँ, मैं डॉक्टर हूँ, कितने दिन छुट्टी लूंगी? दोपहर तक की तो बात है, फिर घर आ जाऊंगी। राजेश्वरी ने उसे घर की परेशानियों के बारे में नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। तभी बैकग्राउंड से विघ्नेश की आवाज आई। अरे ओ आशिका, कितनी देर माँ से बातें करेगी? जल्दी चल, मुझे ऑफिस जाना है। तुझे पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। आशिका ने फोन नीचे रखा और विघ्नेश का कान मरोड़ते हुए बोली, ज्यादा बिजी हस्बैंड बनने का नाटक मत करो, समझे? विघ्नेश ने तुरंत हार मान ली। अरे बाबा, गलती हो गई, माफी दे दो, चाहे तो पैर पकड़ लूं। उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। आशिका ने फिर फोन उठाकर कहा, ठीक है माँ, हम निकलते हैं। जैसे ही फोन कटा, कृष्णा ने राजेश्वरी से पूछा, माँ अब क्या करना है? मैं अपने दोस्त से कहकर कोई अपार्टमेंट देखूं? आशिका ने फोन काटा नहीं था, इसलिए ये बातें उसके कानों में पड़ गईं।